पिछले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि कॉम्बिनेशनल सर्किट हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और उन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को हम लोग लॉजिक गेट से कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो हमने कौन कौन से कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात की, डिकोडर, एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इसके अलावा एडर, सबट्रैक्टर, ये सारे सर्किट्स हमने देखे और इनको लॉजिक गेट से हमने बनाया। अब इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कुछ ऐसे मेथड्स जिनके वजह से या जिनके थ्रू हम लोग कोई भी लॉजिक सर्किट या कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे डिवाइसेस जिनकी मदद से कोई लॉजिक फंक्शन इंप्लीमेंट किया जा सके, उन डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर का अपना टाइटल क्या है? प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, जिन्हें इन शॉर्ट बोला जाता है पीएलडी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, पीएलडी के बारे में। तो पीएलडी पे जाने से पहले एक चीज सोचो, अब क्या होता है जो लॉजिक गेट और जो कॉम्बिनेशनल सर्किट हमने पढ़े, जैसे मल्टीप्लेक्सर हो गया, डिकोडर हो गया, ये सब जो है आईसी की फॉर्म में मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। आईसी माने इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट की फॉर्म में मार्केट के अंदर अवेलेबल रहते हैं, जिसका मतलब ये है कि एक ही सिलिकॉन वेफर पे इंप्लीमेंट कर दिया जाए अगर सभी ट्रांजिस्टर्स को, तो उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जो मल्टीप्लेक्सर है उसकी अलग आईसी होगी, जो डिकोडर है उसकी अलग आईसी होगी। और जनरली आईसी का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, अगर 2 डायमेंशनल व्यू बनाया जाए कुछ इस टाइप से रहता है। यहाँ पे पिन्स होती हैं, देखा भी होगा ना लैब के अंदर, यूज किया है बहुत बार आईसी। कुछ इस तरह की आईसी होती है, दोनों साइड्स के पिन्स होती है। ठीक है, ये पिन्स वो टर्मिनल है, इनपुट आउटपुट पावर टर्मिनल, जिनकी मदद से इस आईसी को वर्क कराया जाता है। तो 2 टर्मिनल जो हर आईसी में कॉमन होते हैं वो होता है सप्लाई वोल्टेज और ग्राउंड। उसके अलावा बाकी के टर्मिनल होते हैं इनपुट और आउटपुट। अब देखो, अगर कोई लॉजिक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है तो सिंपलेस्ट तरीका क्या है, मार्केट से ऐसी आईसी खरीदो और इन आईसीज को आपस में कनेक्ट करके कोई लॉजिक फंक्शन इंप्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे देखो, हमने देखा था कि मल्टीप्लेक्सर से लॉजिक फंक्शन बन सकता है। तो मल्टीप्लेक्सर से लॉजिक फंक्शन बनाने में क्या यूज हुआ था? मल्टीप्लेक्सर का यूज हुआ था और साथ ही साथ गेट्स का यूज हुआ था, लॉजिक गेट्स का। तो इसका मतलब 2 आईसीज, 3 आईसीज को अगर कनेक्ट कर दो, एक मल्टीप्लेक्सर वाली और एक लॉजिक गेट वाली, तो हम कोई फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका यही हुआ कि जो मार्केट के अंदर डिफरेंट आईसीज अवेलेबल हैं, उन आईसीज का यूज करके लॉजिक फंक्शन को इंप्लीमेंट करो। लेकिन देखो, उसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। अब इस अप्रोच के क्या क्या ड्रॉबैक्स है, पहले इस बारे में बात करते हैं कि आईसीज की मदद से अगर इंप्लीमेंट करते हो, इसका सबसे पहला ड्रॉबैक है लार्ज पावर रिक्वायरमेंट। देखो, हर आईसी अलग अलग पावर कंज्यूम करेगी, तो ओवरऑल पावर कंजम्पशन होगा लार्ज। सेकंड, लार्ज स्पेस रिक्वायरमेंट, क्योंकि हर आईसी जगह खाएगी। देखो, आईसी के अंदर का जो चिप होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है, चिप अंदर छोटा ही है, बट इसकी पैकेजिंग हो गई, इसके टर्मिनल्स हो गए, ये सब चीज निकालने में बाहर साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, और जब साइज बड़ा होगा तो जो स्पेसिंग होगी वो भी ज्यादा कंज्यूम होगी। लार्ज कॉस्ट, अलग अलग आईसी खरीदोगे तो कॉस्टिंग भी ज्यादा आएगी। ठीक है, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से ये एक वायबल मेथड नहीं है या एक लॉन्ग टर्म मेथड नहीं है। ये हमारी लैब में तो चल जाता है, जो हम कॉलेज के अंदर लैब करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब करते हैं, इन सब चीजों में चल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली इस मेथड को यूज नहीं करते, जहां अलग अलग आईसीज की मदद से एक लॉजिक सर्किट इंप्लीमेंट किया जाए। तो दिस मेथड इज नॉट प्रैक्टिकली यूज्ड। तो क्या हुआ, डिजाइनर्स ने क्या किया,
डिजाइनर्स एक नया कंसेप्ट लेके आए और उस कंसेप्ट का नाम था एप्लीकेशन स्पेसिफिक आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे इन शॉर्ट बोलते हैं एसिक। अब ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट क्या हुआ, जैसे मान लो मुझे एक एडर बनाना है, तो मैंने एडर का डिजाइन किया और फिर उसी को एक नई आईसी का रूप दे दिया। तो क्या होता है जब डिजाइनिंग होती है ना, हम लोग कोई भी लॉजिक सर्किट कैसे डिजाइन करते हैं, लॉजिक गेट्स की मदद से करते हैं। तो मेरा काम हो गया, मैंने एडर को लॉजिक गेट से रियलाइज कर दिया। अब डिजाइनर क्या करेगा, हर गेट को ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर देगा। हर गेट ट्रांजिस्टर से बन सकता है, भले ही ट्रांजिस्टर बीजेटी हो या फिर मॉसफेट, बट लॉजिक गेट को ट्रांजिस्टर की मदद से डिजाइन किया जा सकता है। तो वो क्या करेगा, हर एक लॉजिक गेट को किससे रिप्लेस कर देगा, ट्रांजिस्टर से। अब उसके पास सर्किट ट्रांजिस्टर वाला आ गया। अब ये ट्रांजिस्टर वाले सर्किट को वो एक सिलिकॉन की चिप पे या सिलिकॉन के वेफर पे फैब्रिकेट कर देगा, तो वो आईसी जो बनी उसे बोलेंगे एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, क्योंकि वो आईसी सिर्फ एक काम कर सकती है जो काम तुमने डिसाइड किया था, जैसे कि एडर, सबट्रैक्टर या कोई और काम, बट वो और किसी काम में नहीं आ सकती। ठीक है, इसके अंदर लेकिन ड्रॉबैक क्या होता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इसकी ज्यादा होती है। तो ये काम देखो तभी फायदेमंद है एसिक वाला जब तुम लार्ज नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर करने वाले हो। जैसे देखो क्या होता है, जो हमारे मोबाइल के प्रोसेसर्स होते हैं, मोबाइल के प्रोसेसर अलग अलग होते हैं। जैसे किसी में क्वालकॉम का प्रोसेसर चल रहा है, वहीं कंप्यूटर में इंटेल का प्रोसेसर चल रहा है। तो ये जो है ये अलग अलग प्रोसेसर जो डिजाइन हो रहे हैं, लेकिन ये लार्ज नंबर में हो रहे हैं। अगर इंटेल अपना i7 प्रोसेसर फैब्रिकेट करा रहा है तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कराएगा, जिससे कि उसकी कॉस्टिंग कम हो गई। लेकिन मुझे अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे अगर कोई सर्किट बनाना है, तब मैं ये एसिक डिजाइन नहीं करा सकता, क्योंकि एक चिप बनाने के लिए इतना मेहनत करना और इतनी कॉस्टिंग लगाना फीजिबल नहीं है। तो ये मेथड फीजिबल कब है, when we want to design a large number of units, and that is only possible when we are talking for commercial purpose। अगर कमर्शियल पर्पस की बात करें तभी लार्ज नंबर ऑफ आईसी फैब्रिकेट कराओगे और तभी एसिक का हमें फायदा मिल सकता है, वरना एसिक से हमें फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा जो मेथड आता है, तीसरा मेथड होता है पीएलडी, जिसका मैंने अभी फुल फॉर्म आपको बताया, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। ये एलएसआई सर्किट है। एलएसआई सर्किट मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, देखो इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो होते हैं अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। एक होता है एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड, एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड, एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। तो ये जो पीएलडी होते हैं ये लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं और ये जनरल पर्पस आईसी है। जनरल पर्पस कहने का मतलब इसके अंदर कोई भी लॉजिक फंक्शन मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं। इसके अंदर पहले से कुछ फिक्स होके नहीं आता है। ठीक है, पहले से कुछ भी फिक्स होके नहीं आएगा। वी कैन डिजाइन एनी लॉजिक फंक्शन दैट वी डिजायर विद द हेल्प ऑफ अ पीएलडी। तो ये पीएलडी के अंदर होता क्या है, पीएलडी के अंदर लॉजिक गेट्स बने होते हैं पहले से, जैसे इन्वर्टर हो गया, एंड गेट हो गया, और गेट हो गया। तो अगर ऐसा है, देखो इन्वर्टर है, फिर एंड, फिर और, तो पहले एंड और बाद में और, कौन सा एक्सप्रेशन बन सकता है, एसओपी। तो इसकी मदद से कोई भी एसओपी एक्सप्रेशन बना सकते हो। और अगर सीक्वेंशियल सर्किट बनाना है तो इसके अंदर पहले से फ्लिप फ्लॉप भी हमारे प्रेजेंट रहते हैं। तो इसके अंदर वो सभी कंपोनेंट पहले से प्रेजेंट हैं जिनकी मदद से एक लॉजिक सर्किट में डिजाइन करूंगा। और ये प्रोग्रामेबल होता है। प्रोग्रामेबल मतलब यू कैन डिजाइन और यू कैन डिसाइड विच फंक्शन यू वांट टू इंप्लीमेंट। इसके अंदर का फंक्शन हम डिसाइड करते हैं और उसको हम
अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हैं, इसका डिजाइन फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे डिवाइस हैं जिनके अंदर लॉजिक गेट प्रेजेंट है और जिनकी मदद से कोई भी लॉजिक फंक्शन हम रियलाइज कर सकते हैं। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस में जो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं रोम, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी रोम। अब रोम क्या होती है? देखो, मेमोरी डिवाइस होती है एक, मेमोरी का मतलब जिसके अंदर कोई डेटा स्टोर किया जा सके। तो ये एक मेमोरी डिवाइस है जिसके अंदर कोई बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, और जैसा नाम में लिखा है रीड ओनली, इसका मतलब अगर इसके अंदर स्टोर कर दिया उसे रीड कर सकते हो, बट इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो हम ये बोल सकते हैं इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर परमानेंट बाइनरी इंफॉर्मेशन। नाम से अभी ऐसा लग रहा है, आगे चल के हम देखेंगे डिफरेंट तरह की रोम अवेलेबल होती है, उसमें से कुछ की इंफॉर्मेशन हम लोग विद टाइम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कभी चेंज कर ही नहीं सकते हो, बट हाँ, अभी के लिए जो ट्रेडिशनली इसका नेम था रोम, उसका मतलब था इसमें डेटा स्टोर कर दो, उस डेटा को जब चाहे तब रीड कर सकते हो, बस उस डेटा को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। अब ये रोम इस टॉपिक के अंदर क्यों पढ़ रहा हूं मैं? मेमोरीज की बात तो नहीं कर रहा था, क्योंकि रोम का एक और एप्लीकेशन होता है that it can be used to implement a combinational logic circuit. So ROM can help us in implementing combinational logic circuit. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग रोम की बात कर रहे हैं, क्योंकि रोम खुद भी एक प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है जिसको हम लोग कोई लॉजिक फंक्शन इंप्लीमेंट करने के काम में ला सकते हैं। तो जिस रोम को प्रोग्राम किया जा सके उसे बोलते हैं पी रोम। जिस रोम को प्रोग्राम किया जा सके उसे बोलते हैं पी रोम या प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्राम किया जा सके मतलब जिसका लॉजिक फंक्शन डिसाइड करके खुद डिजाइन कर पाओ। मतलब अगर मैं ये चाहूं कि आज एडर है और मैं ये चाहूं कि मुझे सबट्रैक्टर बनाना है, या मेरे पास रोम आई तो मैं डिसाइड कर रहा हूं मैं क्या बनाना चाहता हूं, एडर, सबट्रैक्टर या कोई और सर्किट, उसे बोलते हैं प्रोग्रामेबल रोम। जिस रोम में डेटा स्टोर हो गया है, जिसको कभी चेंज ना कर पाओ, वो सिर्फ रोम कहलाएगी, और आगे चल के उसे बोलेंगे एम रोम। बट अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? पी रोम, जिसमें कि अगर मेरे पास रोम है तो मैं उसके अंदर का लॉजिक फंक्शन चेंज कर सकता हूं, या उसके अंदर का लॉजिक फंक्शन मैं डिजाइन कर सकता हूं, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट लिखो, a ROM is a memory device, a ROM is a memory device which can store permanent binary information, which can store permanent binary information and can be used to implement a combinational logic circuit, used to implement a combinational logic circuit. तो इसके एडवांटेजेस लिखो। एडवांटेजेस, इजी डिजाइन, इजी डिजाइन, ये चीज दिखाऊंगा कैसे डिजाइन इजी होता है। इजी डिजाइन। नेक्स्ट, डिजाइन कैन बी चेंज्ड रैपिडली, डिजाइन कैन बी चेंज्ड रैपिडली। तो ऐसी रोम भी आती है जिनका फंक्शन बदल पाओ, और वो फंक्शन बदलना बहुत ही आसान होता है, इसीलिए डिजाइन कैन बी चेंज्ड रैपिडली। थर्ड, फास्टर देन एमएसआई सर्किट, फास्टर देन एमएसआई सर्किट। तो एमएसआई सर्किट से क्यों कंपेयर कर रहा हूं? क्योंकि जो हमारी इंडिविजुअल आईसीज हैं, लॉजिक गेट, मल्टीप्लेक्सर, डीकोडर, ये सब एमएसआई की कैटेगरी में लाई करेंगी। इनसे तेज होती है हमारी रोम, यानी प्रोपगेशन डिले अगर आईसी की मदद से सर्किट बनाओगे तब ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अ रोम, ठीक है। लास्ट, रिड्यूस्ड कॉस्ट, रिड्यूस्ड कॉस्ट।
अलग अलग आईसी यूज करने के मुकाबले सस्ता मेथड है रोम का यूज करना। डिसएडवांटेज लिखो, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्लीट सर्किट, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्लीट सर्किट। ये पीएलडी का हमेशा ड्रॉबैक है। क्यों? मैंने बोला पीएलडी के अंदर क्या होता है, लॉजिक गेट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आपस में कनेक्ट करके कोई लॉजिक फंक्शन बना सकते हो। अब मान लो 10 गेट प्रेजेंट है, मैंने यूज सिर्फ 3 किए। अगर ऐसा करूंगा तो क्या होगा कि पूरा सर्किट कभी भी प्रॉपर यूज नहीं हो पाएगा। तो नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्लीट सर्किट। अगला लार्ज पावर कंजम्पशन, क्योंकि बहुत बड़ा सर्किट है, बहुत सारे लॉजिक गेट प्रेजेंट है और सभी पावर कंज्यूम करेंगे। और लास्ट लिखो, enormous increase in size with increase in number of input, enormous increase in size with increase in number of input। अगर नंबर ऑफ इनपुट बढ़ा दो, 5 से 8 कर दो, 10 कर दो, तो जो साइज होगा रोम का वो बहुत तेजी से ग्रो करता है। ठीक है, अब देखो हम लोग मेन बात करते हैं कि रोम कैसे ऑर्गेनाइज्ड होती है। रोम ऑर्गेनाइजेशन, देखो रोम के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर इनपुट होगा जिसे हम बोलते हैं एड्रेस इनपुट, और आउटपुट होगा डेटा आउटपुट। अब देखो इसका क्या मतलब है, एक मेमोरी में से अगर कभी कोई इंफॉर्मेशन रीड करनी होती है तो उसका मतलब क्या होता है। देखो उसके लिए हमें क्या बताना पड़ता है। सपोज एक किताब पढ़ रहे हो, तो मैं तुम्हें ये बताऊंगा जैसे पेज नंबर 105 का सेकंड पैराग्राफ रीड करो। तो ये जो इनपुट मैंने तुम्हें दिया, पेज नंबर 105 सेकंड पैराग्राफ, ये हुआ एड्रेस। अब उस पे जो लिखी हुई इंफॉर्मेशन है वो हुआ डेटा। तो एड्रेस बताने पे ही उस एड्रेस पे स्टोर्ड डेटा निकाला जा सकता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लो, और अगर पोस्टल डिलीवरी की बात करें या एक हाउसिंग सिस्टम की बात करें, सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी में एड्रेसेस होते हैं। अब एड्रेसेस हैं, मान लो मुझे मेरे फ्रेंड से मिलने जाना है, तो मुझे क्या चाहिए, उसका एड्रेस। तो जब मेरे पास एड्रेस है उसके घर का, तब मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं, तब मैं उससे मिल सकता हूं। यानी कोई भी डेटा एक्सेस करने के लिए मेमोरी में से उस डेटा का एड्रेस पता होना जरूरी है। तो एड्रेस क्या बताता है, एड्रेस स्पेसिफाइज द मेमोरी लोकेशन वेयर दैट डेटा इज स्टोर्ड। ठीक है, तो किसी भी मेमोरी के अंदर हमेशा दो तरह के इनपुट होते हैं, आउटपुट होते हैं, एड्रेस इनपुट और डेटा आउटपुट। डेटा इनपुट भी होता है, लेकिन डेटा इनपुट उन मेमोरीज में होता है जिनमें कि तुम डेटा को लिख भी सकते हो या डेटा स्टोर कर सकते हो। अभी हमने क्या बोला कि हम लोग सिर्फ मेमोरी में से डेटा रीड कर रहे हैं, मेमोरी में डेटा को राइट नहीं कर रहे। अगर राइट कर सकते होते तो डेटा इनपुट भी होता। ठीक है, तो डेटा इनपुट और डेटा आउटपुट दोनों होते हैं, बट रोम के अंदर क्या आएगा, डेटा आउटपुट, क्योंकि डेटा हम लोग राइट नहीं कर रहे। ये बात समझ आई। अब देखो क्या होता है, जो मेमोरी होती है वो हमेशा एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होती है। देखो ये चीज समझो, कोई भी मेमोरी है वो हमेशा एक मैट्रिक्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होती है। तो उसके अंदर क्या होंगे, रोज और कॉलम्स। ये जो हर एक रो है ये बताती है एक मेमोरी लोकेशन। हर एक रो क्या है, एक मेमोरी लोकेशन। तो हर रो का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। जैसे मैंने बताया सोसाइटी के अंदर एक घर होता है, ऐसे ही हर रो का क्या होगा, एक एड्रेस होगा। और ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं इन्हें बोलते हैं सेल।
और ये जो सेल से मिलके बनता है एक रो, इसे बोलते हैं वर्ड। ठीक है, ये क्या है, एक वर्ड। तो ये जो डेटा आउटपुट है वर्ड से जुड़े हैं। ठीक है, तो तुम मेमोरी के अंदर ये बताओगे कि कौन सी रो का डेटा तुम्हें चाहिए और उस रो का डेटा कहां मिल जाएगा, आउटपुट पे। तो रोम कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज होती है, उसके अंदर एड्रेस एज अ इनपुट जाता है और डेटा एज अ आउटपुट जाता है। तो एड्रेस क्या एक्सेस करता है, कोई एक पर्टिकुलर रो, और उस रो में स्टोर्ड सारी बिट्स, एक सेल एक बिट स्टोर करता है, तो उस रो में स्टोर्ड सारी बिट्स कहां आ जाएंगी, डेटा आउटपुट पे। ये बात क्लियर हुई। अब एड्रेस इनपुट देखो, अगर k है और डेटा आउटपुट है n, तो k एड्रेस लाइंस, हर एड्रेस लाइन 0 या 1 हो सकती है, डिजिटल इनपुट है। तो अगर हर एड्रेस लाइन 0 या 1 हो सकती है, तो k लाइन से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो हम बोल रहे हैं k एड्रेस लाइंस है मेरे पास, इससे कितने एड्रेसेस बन सकते हैं, इट इज इक्वल टू 2 टू द पावर k एड्रेसेस। ठीक है, 2 की पावर k एड्रेस आ गए। अब 2 की पावर k एड्रेस आ गए, तो रोम का जो साइज होता है वो ऐसे लिखा जाता है 2 टू द पावर k क्रॉस n। ठीक है, ये हमारी रोम का साइज होता है 2 की पावर k क्रॉस n, जिससे कि हमें पता चलता है इसके अंदर रोज कितनी है 2 की पावर k और कॉलम कितने हैं n। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये मालूम चल जाता है कितने सेल्स हैं, और हर सेल में एक बिट स्टोर होती है, यानी 0 या फिर 1। जैसे एग्जांपल अगर लें, सपोज एग्जांपल अगर लूं 32 क्रॉस 8 रोम, 32 को लिखोगे 2 की पावर k, तो k आ गया 5, इसका मतलब है 5 एड्रेस इनपुट और 8 डेटा आउटपुट। तो 32 रो है और 8 कॉलम है, तो कितनी बिट स्टोर कर सकती है, ये स्टोर कर सकती है 32 इंटू 8 यानी 256 बिट्स। इतने बिट हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर हो सकती है। ये बात क्लियर हुई। तो इस तरह से कोई भी मेमोरी ऑर्गेनाइज होती है। अब देखो रोम अंदर कैसे बनती है, जैसे एक थोड़ा छोटा एग्जांपल लेते हैं 32 क्रॉस 8 की जगह। अब देखो, जैसे मान लो मैं एक रोम ले रहा हूं 8 क्रॉस 4 रोम। अब 8 क्रॉस 4 का मतलब क्या है, 8 को लिखोगे 2 की पावर k, जिसका मतलब k कितना आ जाएगा 3। तो 3 एड्रेस लाइंस हैं, तो देखो क्या होता है, एड्रेस लाइन से एड्रेस जनरेट करने के लिए हमेशा यूज होता है एक डिकोडर। तो डिकोडर क्या होगा, 3:8 डिकोडर। अब इसके अंदर 3 इनपुट हो जाएंगे I2, I1, I0, और ये किससे जुड़ेंगे, ये एड्रेस लाइन से जुड़ेंगे। एड्रेस को मैंने नाम दे दिया A2, A1, A0। यहां 8 आउटपुट आ जाएंगे Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7। ये 8 आउटपुट आ गए। अब क्या होता है कि कितने आउटपुट हमें फाइनली चाहिए, हमें आउटपुट चाहिए यहाँ पे 8 क्रॉस 4 में 4। तो हम ऐसे दिखाते हैं, देखो यहां पे लग जाता है एक और गेट, एक आउटपुट आया, इन लाइंस को और आगे एक्सटेंड कर लो, ठीक है, एक आउटपुट ऐसे मिल गया, फिर इस पे एक और गेट लगा दो, ये दूसरा आउटपुट हो गया,
और थोड़ा हम लोग इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ये हो गया तीसरा आउटपुट और ये हो गया चौथा आउटपुट। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, हर इंटरसेक्शन पे एक बिट स्टोर होती है, 0 या फिर 1। कितने इंटरसेक्शन है देखो, 8 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, 4 वर्टिकल लाइंस है। तो हर इंटरसेक्शन एक मेमोरी सेल का काम करता है, या इट इज यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन वेदर 0 और 1। तो हम बोलेंगे, ये बात ध्यान रखना, each intersection stores 1 bit information, और वो 1 बिट क्या हो सकती है, 0 या फिर 1, एक बिट को स्टोर करेगा। क्लियर है? तो ये जो कनेक्शन होते हैं, देखो कनेक्शन कर नहीं रखे हैं, कनेक्शन कर भी सकते हो और कनेक्शन नहीं भी कर सकते हो। तो अगर कनेक्शन कर दिया, किसका कनेक्शन कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन का, जैसे कनेक्शन फॉर्म अगर कर दिया, तो कनेक्शन फॉर्मेशन पे माना जाता है 1 स्टोर्ड है, और नो कनेक्शन पे माना जाता है 0 स्टोर्ड है। तो जब मुझे डेटा निकालना है मेमोरी में से, तो सिर्फ मुझे क्या देखना है, कनेक्शन बना है या कनेक्शन नहीं बना। अगर कनेक्शन बना है तो 1, नहीं बना तो 0, और उसके हिसाब से मिल जाएगा कि एक रो में कितना डेटा स्टोर्ड है। जैसे मानो 000 एड्रेस दिया, उससे y0 सिलेक्ट हो गया, y0 पे अगर कनेक्शन बना था तो 1 आ जाएगा, नहीं बना था तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ क्या मिल जाएगा कि कौन सा डेटा हमने स्टोर किया था। और यही एक तरह से रोम काम करती है हमारी। तो रोम के अंदर कुछ भी नहीं है, इट कंसिस्ट ऑफ डिकोडर एंड और गेट्स। ठीक है, और डिकोडर कैसे बनता है भाई, बताओ जरा। डिकोडर जब हमने बनाया था, डिकोडर में हमने क्या लिया था, एक तो नॉर्मल बिट लाइन ली थी, या ये कह दो कि नॉर्मल इनपुट था, एक उसका इन्वर्टेड वर्जन था, एक उसका इन्वर्टेड वर्जन था, और उसके बाद क्या किया था, एंड गेट लगाए थे, क्योंकि हर आउटपुट क्या बताता है, मिन टर्म। तो डिकोडर के अंदर क्या आ गए, इन्वर्टर और एंड गेट, और बाहर क्या आ गए, और गेट। तो यही तो मैंने बोला था, एक पीएलडी के अंदर क्या होता है, इन्वर्टर होते हैं, एंड गेट होता है, और गेट होता है, और इन्हीं की मदद से हम कोई लॉजिक फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं, उसे क्या बोल देते हैं, पीएलडी, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। ये बात क्लियर हुई? अब देखो कैसे लॉजिक फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं। ऐसा होता है, जैसे इसी का एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास एक ट्रुथ टेबल होगी, कोई भी लॉजिक फंक्शन अगर इंप्लीमेंट करना है तो मेरे पास एक ट्रुथ टेबल होगी। यहां ट्रुथ टेबल में इनपुट होंगे A2, A1, A0, और आउटपुट होंगे सपोज X3, X2, X1, X0। तो ये जो और गेट के आउटपुट आ रहे हैं ना, इनको मैं नाम दे रहा हूं X3, X2, X1, X0। 4 आउटपुट है, 3 इनपुट है। अब 3 इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 इनपुट के 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। जीरो, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 और 1, 1, 1। अब इसका मतलब है हर आउटपुट एक लॉजिक एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो लॉजिक एक्सप्रेशन में ट्रुथ टेबल में इनपुट के अगेंस्ट क्या मार्क होता है, आउटपुट। जैसे देखो 0, 1, जैसे यहां होगा सपोज, और यहां मैंने रैंडमली प्लेस कर दिया है, बट ये लॉजिक तुम्हें गिवन होना जरूरी है।
अब देखो ये जो एड्रेस इनपुट है इसके हिसाब से जो आउटपुट आएंगे वो ये आएंगे y0 से लेके y7, हर एक आउटपुट एक मिनटर्म है। अब x3 देखो, x3 में कौन कौन सी मिनटर्म इंक्लूडेड है, x3 के अंदर कौन कौन सी मिनटर्म आ रही है, देखो यहाँ डेसिमल वैल्यू लिख लो जैसा अभी तक हम करते आए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो कौन कौन सी मिनटर्म आ रही है x3 में, 1 2 4 5। x2 में देखो 1 कहां कहां आ रहा है, 0 2 then 4 then 6 7। x1 कहां कहां बना रहा है, 1 2 3 5 6 7। और x0 में कहां पे बना रहा है, ये आ जाएगा 3 4 और 7। ठीक है। अब देखो x3 के अंदर कौन कौन सी मिनटर्म आनी चाहिए, 1 2 4 5। तो 1 2 4 5 जो मिनटर्म इंक्लूड करनी है वहां कनेक्शन कर दो। देखो 1 वाली मिनटर्म आ गई, 2 वाली आ गई, 4 वाली आ गई, 5 वाली आ गई। तो जो जो मिनटर्म इंक्लूड करनी होती है उसका कनेक्शन फ्यूज कर दिया जाता है। तो फ्यूज को किससे दिखाओगे, क्रॉस से। अगला 0 2 4 6 7, 0 2 4 6 7। ठीक है। अगला 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 5 6 7, 3 4 7, 3 4 7, इस तरह से। अब देखो इसको देखने के दो तरीके हैं, या तो मैं ऐसा कह दूं हमने 4 लॉजिक एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट किए हैं या 4 एसओपी एक्सप्रेशन मैंने इंप्लीमेंट किए हैं। बात तो ठीक है, x3 को अलग ट्रीट करो, x2 को अलग, x1 को अलग और x0 को अलग। या इसको अगर मेमोरी की तरह देखना चाहते हो तो ऐसे देखो, 000 वाले एड्रेस पे मैंने डेटा स्टोर किया है 0100, 001 वाले एड्रेस पे स्टोर किया है 1010, 010 वाले पे 1110। तो अगर मेमोरी की तरह देखना है तो जहां क्रॉस है वहां 1 स्टोर्ड है, जहां क्रॉस नहीं है वहां 0 स्टोर्ड है। तो हमने क्या किया, हर एड्रेस लोकेशन पे एक 4 बिट का डेटा स्टोर कर दिया और चारों बिट को अगर अलग अलग देखो तो ये 4 एसओपी एक्सप्रेशन है, चारों आउटपुट एक एक एसओपी एक्सप्रेशन है। और इसको डेटा की तरह और उसको एड्रेस की तरह देखो तो ये एक मेमोरी है जहां पे 3 लाइंस एड्रेस की हैं और 4 लाइंस किसकी हैं, डेटा की। ये बात समझ आई। दो तरीके हैं देखने के, एड्रेस डेटा या इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट देखोगे तो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, एड्रेस डेटा देखोगे तो ये मेमोरी है। ये बात क्लियर है। तो किसी भी सर्किट की ट्रुथ टेबल जब गिवन होगी तो तुम ये देखोगे कौन कौन सी मिनटर्म इंक्लूड करनी है और डिकोडर के करस्पॉन्डिंग आउटपुट पे क्या लगा दोगे, क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है इस मिनटर्म को और गेट के इनपुट में जोड़ दिया जाए। और गेट का इनपुट किसी से नहीं जुड़ा पहले भी, ठीक है, किसी से नहीं जुड़ा तो क्या आएगा, 0। अब तुम्हें बताना है किस किस से जोड़ना है। तो किससे जोड़ना है, y1 से, y2 से, y4 से और y5 से, क्योंकि कौन कौन से मिनटर्म आनी चाहिए, 1 2 4 और 5। ये बात क्लियर हुई। तो इसमें एक पॉइंट लिखो, रोम कैन बी व्यूड in two manner. First लिखो, the address line specify the location and the output specifies the data stored. The output specifies the data stored at that location. Second, the address lines are the input. And each output is a SOP expression. Each output is a SOP expression. ठीक है।
तो ये दो तरीके हैं देखने के, ये बात क्लियर हुई। अब इस पे क्वेश्चन लिखो, डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट using 8x6 room, using 8x6 room that takes an input as a 3-bit binary number, that takes an input as a 3-bit binary number and output the square of that binary number, and output the square of that binary number। ठीक है, तो एक बार वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करोगे, जैसे हमने पिछला बनाया, पहले ट्रुथ टेबल बनाओगे और फिर रोम में क्रॉसेस प्लेस करने हैं, क्वेश्चन ये है। तो एक बार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है। और अगर अटेम्प्ट कर चुके हो तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 8x6 रोम बोला है, इसमें एड्रेस लाइंस कितनी होंगी, तो इसके अंदर हमारे पास हैं 3 एड्रेस लाइंस, और उसने यही बोला है कि 3 बिट का नंबर एक इनपुट में लेना है, तो 3 बिट का नंबर ले लेता हूं। और मुझे क्या देना है, मुझे इसका स्क्वायर देना है, और 8x6 से तो कितने आउटपुट है, 6 है, जैसे x5, x3, x2, x1, x0। तो 3 बिट के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं भाई, 8। तो 8 कॉम्बिनेशन लिखो, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। अब देखो 0 का स्क्वायर क्या होता है, यहां मैं डेसिमल वैल्यू भी लिख लेता हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7, और यहां आउटपुट की डेसिमल वैल्यू भी लिख लेते हैं जो आनी चाहिए। और एक काम करो, हर एक बिट पे ना उसका वेटेज लिख लो, 2 की पावर 5 32 16 8 4 2 1, ये बाइनरी वेटेज है। 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 0 कैसे लिखोगे, 0 0 0 0 0 0। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 1 के लिए लास्ट वाली बिट को 1 कर दो, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 4 के लिए किसको 1 कर दो, जिसकी वेटेज 4 है। 3 का स्क्वायर 9 9 को कैसे लिखोगे, 8 + 1, ये आ गया। 4 का स्क्वायर 16 16 के लिए 1 कर दो, जो 16 वाली वेटेज की बिट है, इसका वेटेज 16 है ना, 16 वाली को 1 कर दिया। 5 का स्क्वायर 25 25 का मतलब है 16 + 8 + 1, तो 16 वाला 1 है, 8 वाला 1 है और 1 वाला 1 है। 6 का स्क्वायर 36 36 को लिख लो 32 + 4। 7 का स्क्वायर 49 32 + 16 + 1, ठीक है। तो ये आ गया आउटपुट। अब हमें क्या लेना है, 8x6 रोम। 8x6 रोम कैसे लोगे, तो इसमें पहले लगेगा एक 3:8 डिकोडर, ठीक है। एक 3:8 डिकोडर लिया, 3 इनपुट है I2 I1 I0, जिसको मैंने 3 बाइनरी इनपुट से जोड़ा A B और C से।
अब 8 आउटपुट है y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7। तो यहां से 8 लाइंस निकालो। 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब कितने आउटपुट चाहिए भाई? 6 आउटपुट बोला था, 6 आउटपुट है तो 6 और गेट लगेंगे। x5, x4, x3, x2, x1, x1। ठीक है, अब देखो, चाहे तो रो बाय रो जा सकते हो या कॉलम बाय कॉलम। अगर पहले वाले में देखो, इस पिछले एग्जांपल में हम कॉलम के हिसाब से गए थे, रो से चलते हैं। पहली रो में सारे जीरोस हैं, सारे जीरो का मतलब कोई कनेक्शन नहीं बनाना। फिर सारे जीरो लास्ट में 1, लास्ट में 1 तो यहाँ क्रॉस आ गया। फिर तीसरे वाले में 1 है लास्ट से, थर्ड में 1 है, बाकी सब में 0। ठीक है, ये क्रॉस आ गया। अब इसके बाद लास्ट में और x3, x0 और x3 में 1 है, x3 और x0 में 1 है। फिर x4 में 1 है, x4 में 1 है। फिर x4, x3 और x0 में। फिर x5 और x2 में। और लास्ट x5, x4 और x1 में। ये बन गया। अब अगेन इसको देखने के दो तरीके हैं। ऐसे देख लो, 0 0 0 वाली एड्रेस पे क्या स्टोर्ड है? सारे जीरोस। 0 0 1 पे 0 0 0 0 1। फिर 0 1 0 पे 0 0 1 0 0। ऐसे देख लो, या ये कह दो कि x5 में दो मिन टर्म्स आ रही है, 6 और 7। x4 में 4 5 7, ऐसे भी कह सकते हो। तो इंडिविजुअली हर आउटपुट को देखोगे तो ये क्या है? एसओपी एक्सप्रेशन। कलेक्टिवली अगर देखोगे तो ये डेटा है जो अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है। ये बात क्लियर हुई? तो इस तरह से कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट हम लोग रोम की मदद से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो, डिपेंडिंग अपॉन कि रोम के अंदर प्रोग्रामिंग फैसिलिटी कैसी दी गई है, रोम को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो नेक्स्ट ये लिखना हेडिंग, टाइप्स ऑफ रोम। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रोम। तो पहला लिखो, मास्क प्रोग्रामेबल रोम। मास्क प्रोग्रामेबल रोम, ब्रैकेट में लिखो एमरोम। एमरोम। अब एमरोम का मतलब ये होता है, जैसा मैंने अभी ये डेटा दिया, मुझे ये मेमोरी में स्टोर करना था, तो ये जो डेटा है ये मैं मैन्युफैक्चरर को दे दूंगा और मुझे ऐसी रोम बना के ही देगा जिसमें ये डेटा पहले से स्टोर्ड आएगा। यानी ये डेटा मैं नहीं डालने वाला हूं, ये डेटा कौन डालेगा? मैन्युफैक्चरर। और मैन्युफैक्चरर को मैं बताऊंगा मुझे मेरी रोम 8x6 की चाहिए, जिसके अंदर हर एड्रेस पे उसका करस्पॉन्डिंग डेटा मैं उसे बता के रखूंगा। ठीक है, तो ये टेबल मैं मैन्युफैक्चरर को दे दूंगा और रोम में जो क्रॉसेस मैंने प्लेस किए थे वो अपने आप प्लेस होकर के आएंगे। तो इसमें लिखो, यूजर स्पेसिफाइज द डेटा, यूजर स्पेसिफाइज द डेटा to the manufacturer to be stored inside ROM, to be stored inside ROM. Second point, data can never be changed. Second, data can never be changed. तो मैन्युफैक्चरर ने एक बार प्रोग्राम कर दिया तो परमानेंट है, उसका दोबारा कभी चेंज नहीं कर पाओगे। अगला लिखो,
प्रोग्रामेबल रोम पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम पी रोम। अब प्रोग्रामेबल रोम का मतलब होता है कि रोम तुमने खरीद ली, उसके अंदर डेटा क्या स्टोर करना है तुम करोगे, और कैसे करोगे उसके लिए एक डिवाइस आती है, इसे बोलते हैं रोम प्रोग्रामर। उसकी मदद से उसके अंदर डेटा तुम डाल सकते हो। तो ये वाली टेबल तुम फीड करोगे, मैन्युफैक्चरर से बस एक अनप्रोग्राम्ड रोम लेके आओगे 8x60, ठीक है। उसके अंदर क्या करना है ये तुम डिसाइड करोगे। तो लेकिन इसके अंदर भी कैच ये है कि जो डेटा है ये एक ही बार स्टोर होगा, ठीक है। तो तुम घर लाके स्टोर तो कर लोगे, लेकिन एक ही बार कर पाओगे, उसे आगे कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। तो दोनों में फर्क ये है, एम रोम के अंदर मैन्युफैक्चरर स्टोर करता है, पी रोम के अंदर मैं स्टोर करता हूं एक डिवाइस की मदद से जिसे बोलते हैं रोम प्रोग्राम। तो ये लिखना, द डेटा टू बी स्टोर्ड, the data to be stored is done by user with the help of a device called ROM programmer. Next point, it can only be programmed once, ठीक है। अगली कैटेगरी लिखो, इरेजेबल पीरोम, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो जैसा नाम से पता चल रहा है, इसको इरेज कर सकते हो, यानी इसके अंदर जो स्टोर्ड डेटा है उसे हम लोग हटा सकते हैं, और अगर उसे हटा सकते हैं तो इसको दोबारा भी प्रोग्राम किया जा सकता है। तो इसमें लिखना, इट कैन बी programmed as many number of times as we want. It can be programmed as many number of times as we want. Next point, the data can be erased by exposure to UV light, लास्ट कैटेगरी लिखो, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पीरोम। तो जैसा नाम से पता चल रहा है, इसको यूवी रेज से इरेज नहीं किया जाएगा, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ही इरेज कर सकते हैं। तो इसमें लिखना, दिस टाइप ऑफ पीरोम can be erased electrically rather than by the use of UV rays, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो ये तो बात हुई रोम की। अभी जो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस होती हैं जनरली ये 3 कैटेगरीज में होती हैं। देखो रोम के अंदर पहले एक डिकोडर लगा था, और उसके बाद क्या लगे थे, और गेट। डिकोडर के अंदर क्या होता है बताओ, डिकोडर के अंदर होते हैं एंड गेट। तो डिकोडर के अंदर एंड गेट थे, तो एंड गेट फिक्स थे, तो इसीलिए हमने बोला फिक्स्ड एंड अरे। लेकिन जो और गेट थे उसके कनेक्शन तुम डिसाइड करते हो, तो प्रोग्रामेबल और अरे, और इसको हमने क्या बोला था, प्रोग्रामेबल रोम के अंदर यही तो था कि एंड गेट्स का इनपुट फिक्स था, क्योंकि वो डिकोडर के अंदर थे। डिकोडर का डिजाइन तो नहीं चेंज कर सकते ना, लेकिन और गेट में क्या भेजना है ये हम डिसाइड करते हैं। तो रोम के अंदर एंड अरे फिक्स होता है और अरे प्रोग्रामेबल होता है। ऐसे देखो अगला होता है कि अगर एंड अरे प्रोग्रामेबल है, इसका जस्ट उल्टा, अगर एंड अरे प्रोग्रामेबल है बट और गेट्स का इनपुट फिक्स कर दिया जाए, फिक्स्ड और अरे,
तो एंड गेट का इनपुट वेरिएबल रख सकते हो और गेट का इनपुट फिक्स रहेगा, इसे बोलते हैं PAL, प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक। ठीक है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों ही प्रोग्रामेबल हो, जिसमें हमें मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी मिले एक तरह से, प्रोग्रामेबल एंड अरे ठीक है, और ऐसे ही और भी क्या हो जाए, प्रोग्रामेबल हो जाए। तो इसे बोल देते हैं PLA। PLA का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे। तो देखो बहुत बार ना इन दोनों में कंफ्यूजन होती है, इसलिए नाम अच्छे से याद रखना। PAL में सिर्फ एंड गेट का इनपुट वेरिएबल है और PLA में एंड और दोनों ही प्रोग्रामेबल हैं, तो जैसे चाहो वैसे मॉडिफाई कर सकते हो। तो अभी तक हमने सिर्फ एक डिवाइस के बारे में बात की है, रोम के बारे में, बाकी दो डिवाइसेस को देखना बाकी। तो अब हम बात करेंगे बाकी की दो डिवाइसेस के बारे में, यानी PAL और PLA। तो इनमें से पहले हेडिंग डाल लेना PAL, प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक। PAL, प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक। तो इसमें लिखना it consists of a set of AND gates. It consists of a set of AND gates whose input can be programmed, and whose output are connected, to the OR gate. देखो इसमें कैसे होता है काम। जैसे मान लो 3 इनपुट है, तो इसके अंदर ना बाय डिफॉल्ट इनपुट और उनका कॉम्प्लीमेंट हुआ रहता है। ऐसे मैंने बताया था ना लॉजिक फंक्शन को कैसे डिजाइन किया जाता है इस तरह के सर्किट से। ठीक है। अब एंड गेट होंगे, जैसे पिछली बार और गेट दिखाया था ना, ऐसे इस बार एंड गेट दिखाओगे। और इन तीनों का आउटपुट कनेक्ट हो जाएगा एक और गेट। तो देखो बनेगा एसओपी एक्सप्रेशन, नो डाउट, बट इस बार और गेट के अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकते। चेंज सिर्फ किसमें कर सकते हो, एंड गेट। प्लस पहले से ही सारे क्रॉसेस रहते हैं। ठीक है। क्रॉसेस का मतलब है सब कुछ जुड़ा है। सब कुछ जुड़ा है का मतलब क्या हुआ, ए भी कनेक्टेड है, ए बार भी कनेक्टेड है, बी भी कनेक्टेड है, बी बार भी कनेक्टेड है, सी भी कनेक्टेड है और सी बार भी कनेक्टेड है। अगर सबका एंड लोगे तो क्या बनेगा, ए बार, बी बार, सी बार। तो ए इंटू ए बार क्या होता है, 0। तो सभी एंड गेट्स का इनिशियली आउटपुट क्या होता है, 0, और सभी का 0 है तो और गेट का आउटपुट भी क्या आएगा, 0। ठीक है। तो इसमें लिखो, ये डायग्राम ड्रॉ करके लिखना, initially all the connections are fused, due to which output of each AND gate is 0, and hence the output is also 0. Next point, by removing the cross, we can include
we can include a literal in the logic expression, and if all the fuses are blown, the output of AND gate is 1. कहने का मतलब सारे फ्यूजेस लगे हैं तो क्या आ रहा है 0, सारे हटा दोगे तो क्या आएगा 1. एंड गेट का अगर एक का भी आउटपुट 1 आ गया तो और गेट का आउटपुट भी क्या होगा 1. तो इसी में लिख लेना इन दैट केस आउटपुट ऑफ OR gate is also 1. Output of OR gate is also 1. अब देखो क्या होता है, इसके अंदर एक प्रोग्रामिंग टेबल बनती है. प्रोग्रामिंग टेबल मतलब कि डिजाइनर को कैसे बताओगे कि भाई कौन से फ्यूजेस रखने हैं और कौन से फ्यूजेस हटाने. ठीक है. अब ये प्रोग्रामिंग टेबल का पैटर्न हमें समझना है कि किस तरह से प्रोग्रामिंग टेबल बनती है. तो इसमें एक पॉइंट लिखो, if one is mentioned under an input variable, then variable is included. If 0 is mentioned, then its complement is included. If 0 is mentioned, then its complement is included. And if dash is mentioned, neither the variable nor its complement is included. देखो जैसे मुझे मान लो फंक्शन बनाना है a b बार प्लस b बार c, सपोज ये बना. ठीक है. अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एंड गेट की बात कर रहा हूं और वेरिएबल कौन से मेरे पास a b और c. अब देखो जो पहला गेट है, पहले गेट के आउटपुट में मुझे क्या चाहिए ए बी बार. मेरे को यहां से चाहिए ए बी बार. तो ए तो नॉर्मली आ रहा है 1 लिख दो, बी का क्या आ रहा है बार 0 लिख दो, और सी नहीं आ रहा तो डैश. इस तरह से सी ना आने का मतलब ये है कि दोनों फ्यूजेस को उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कनेक्टेड रहेंगे तो सी इंटू सी बार 0 हो जाएगा. तो दोनों फ्यूजेस को सी के उड़ाओगे, यहां मतलब है किसका फ्यूज उड़ाना पड़ेगा ए बार का. यहां किसका फ्यूज उड़ाओगे बी का, क्योंकि यहां इंक्लूड करना है ए इंक्लूड करने का मतलब है ए पे क्रॉस रहना चाहिए, तो ए बार का क्रॉस हटा दो. फिर इंक्लूड करना है बी बार, तो बी का क्रॉस हटा दो. सी नहीं आना चाहिए तो सी के दोनों क्रॉसेस हटा दिए गए. दूसरे एंड गेट का आउटपुट क्या चाहिए बी बार सी, ए नहीं आना चाहिए डैश. फिर इसके बाद क्या होगा कि बी का बार आना चाहिए यानी 0 और सी आना चाहिए यानी 1. ठीक है. और तीसरे एंड गेट में सारे फ्यूजेस एज इट इज रखोगे, क्योंकि तीसरे एंड गेट पे आउटपुट क्या लेना चाह रहा हूं 0. क्यों लेना चाह रहा हूं, क्योंकि दो ही प्रोडक्ट टर्म आ रही है, तीसरी प्रोडक्ट टर्म नहीं आ रही. तो सारे फ्यूजेस कनेक्टेड रहने दो ताकि आउटपुट में वो गेट इंक्लूड ना हो. तो यहां से हमारा सेम लॉजिक एक्सप्रेशन बन जाएगा ए बी बार प्लस बी बार सी. ठीक है. ये चीज क्लियर हुई कि किस तरह से हम लोग पी ए एल से इंप्लीमेंटेशन करते हैं. ठीक है. तो इसमें पहले से सारे कनेक्शन बने होते हैं, हमें डिसाइड ये करना होता है कि कौन से कनेक्शन हमें रिमूव करने. तो जो रिमूव करने हैं वो हम लोग हटा देंगे और वो वेरिएबल हमारा एक्सप्रेशन से एलिमिनेट हो जाएगा. पहले सभी वेरिएबल इंक्लूडेड है यानी सभी आउटपुट क्या चल रहे हैं 0. अब अगली हेडिंग डालना प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे PLA. प्रोग्रामेबल
लॉजिक अरे दैट इज PLA। ठीक है, तो इसमें लिखना इट कंसिस्ट्स ऑफ a set of AND gates. It consists of a set of AND gates whose input can be programmed. A set of AND gates whose input can be programmed, and a set of OR gates whose input can also be programmed, and a set of OR gates whose inputs can also be programmed. अब देखो फिर से बना के बताते हैं किस तरह से PLA बनेगा। ये वेरिएबल हुआ, पहले की तरह ना 3 वेरिएबल लेना हूं जैसे PL में लिया था। एक वेरिएबल उसका कॉम्प्लीमेंट, दूसरा वेरिएबल उसका भी कॉम्प्लीमेंट, तीसरा वेरिएबल और उसका भी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, A B C। अब PAL की तरह एंड गेट्स लगा दो। सपोज मेरे पास 4 एंड गेट है, या चलो 5 ले लेते हैं, कोई बात नहीं। अब ये 5 एंड गेट हो गए। अब P रोम की तरह सोचो कि रोम में एंड गेट के आउटपुट आ गए थे, उसके बाद उस पे क्या लगाए गए थे, और गेट्स। तो आउटपुट डायरेक्टली ना लेके इसके बाद और गेट्स लगाए जाएंगे। सपोज 4 आउटपुट है मेरे पास, तो अगेन 4 और गेट कनेक्टेड होंगे। ठीक है, और सभी जगह पहले से कनेक्शन प्रेजेंट रहेगा, फ्यूज प्रेजेंट रहेगा। इस तरह से हमने दिखा दिया। और यहां भी पहले से प्रोसेस दिखा दोगे, यानी हर जगह पहले से कनेक्शन प्रेजेंट है, पहले से हमारे पास फ्यूज प्रेजेंट है। अब अगेन बात वही है, जो अनडिजायरेबल कनेक्शन है उन्हें हटाना है, यहां कनेक्शन बनाना नहीं है। जबकि पीरोम में हमेशा क्या होता है, पीरोम में हमेशा कनेक्शन बनाना पड़ता है, पहले से कोई कनेक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, इसमें एक पॉइंट और लिखो, देयर इज ऑल्सो a set of output inverters which are capable of inverting the output, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर मुझे 2 लॉजिक एक्सप्रेशन बनाने हैं, जैसे एक को मैं T नाम दे देता हूं, AB बार प्लस AC प्लस BC बार। एक ये है, एक है C में दे देता हूं, सपोज जैसे मैंने दे दिया AB बार प्लस BC प्लस AC, सपोज ये। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं, यहां पे पहले प्रोडक्ट टर्म जनरेट की जाएगी, यहां इनपुट्स की बात की जाएगी, और यहां आउटपुट। देखो पहली प्रोडक्ट टर्म बनानी है AB बार, इनपुट है मेरे पास A B और C। AB बार कैसे बनाओगे, A तो एज इट इज आएगा, B बार 0, C नहीं आना चाहिए। अगली प्रोडक्ट टर्म चाहिए AC, तो 1-1,
फिर चाहिए बी सी बार, तो 1 सॉरी डैश 1 0। फिर क्या चाहिए, एक और नीचे वाले में देखो एक बीसी भी चाहिए, तो डैश 1 1। ये बन गई 4 प्रोडक्ट टर्म। अब पहले आउटपुट में टी में कौन कौन सी प्रोडक्ट टर्म आ रही है भाई, टी के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट टर्म है, ए बी बार है तो 1 लिख दो, एसी है 1 लिख दो, बीसी बार है 1 लिख दो, बीसी नहीं है तो डैश लगा दो। सी वाले में कौन कौन है, ए बी बार है 1 लिखो, बीसी है 1 लिखो, एसी है 1 लिखो, बीसी बार नहीं है डैश लगा दो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं प्रोग्रामिंग टेबल। इसका मतलब है आउटपुट में 1 लगाने का मतलब कि ये प्रोडक्ट टर्म इंक्लूडेड है, और डैश लगाने का मतलब वो प्रोडक्ट टर्म इंक्लूडेड नहीं है। और इनपुट में वही सेम टर्मिनोलॉजी है, 1 का मतलब एज इट इज वेरिएबल आएगा, 0 का मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट। अब देखो कैसे दिखाओगे, ए और बी बार होना चाहिए तो यहां से हटा लो, और इधर दोनों से ही हटा लो, सी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बन गया ए बी बार। अगले में क्या चाहिए, ए सी चाहिए, ए और सी चाहिए तो ए बार हटाओ, बी के तो दोनों हटाओ, और सी चाहिए तो सी बार हटाओ, तो ये ए सी बन गया। अगले में चाहिए बी सी बार, तो ए के तो दोनों हटाने पड़ेंगे, फिर बी चाहिए, बी बार हटाओ, सी बार चाहिए तो सी हटाओ, तो ये मिल गया बी सी बार। और लास्ट चाहिए बी सी, तो ए के अगेन दोनों रिमूव होंगे, फिर बी के अंदर बी आएगा सी नहीं आएगा, और सी के अंदर सी आएगा सी बार नहीं आएगा, तो ये बन गया बी सी। ये आ गए चारों। अब पहले आउटपुट में कौन कौन सा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इंक्लूडेड है, तो फोर्थ वाले का क्रॉस हटा दिया जाए। अब देखो यहां तो 0 ही आ रहा होगा ना, तो इसको इंक्लूडेड रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 अगर और हो भी रहा है तो कोई फर्क नहीं। और दूसरे के अंदर क्या आ रहा है, तीसरे वाला गायब होके चौथे वाला आ रहा है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे टी आ गया और यहाँ पे सी आ गया। तो इसमें क्वेश्चन भी देखो ऐसे ही बनते हैं जनरली कि लॉजिक एक्सप्रेशन देके कनेक्शन निकलवा सकता हूं क्रॉसेस, या क्रॉसेस दे करके ये पूछ सकता हूं कौन सा लॉजिक एक्सप्रेशन बनेगा। तो क्रॉस देख करके बस ये समझ जाना जहां क्रॉस लगा है वो वेरिएबल इंक्लूडेड है। तो इस तरह का सर्किट देके मैं तुमसे लॉजिक एक्सप्रेशन भी निकलवा सकता था। अब ओवरऑल अगर देखा जाए कि क्या क्या डिफरेंसेस है, देखो पीरोम हमने पहले पढ़ा, पीरोम में एंड गेट फिक्स थे डिकोडर के अंदर, और गेट वेरिएबल थे। फिर हमने पढ़ा पीएएल, उसमें एंड गेट वेरिएबल और गेट फिक्स, और लास्ट हमने पढ़ा पीएलए, उसमें एंड गेट भी वेरिएबल और गेट भी वेरिएबल। अब पीरोम के अंदर देखो खासियत क्या थी कि डिकोडर लगा था, डिकोडर का हर आउटपुट क्या होता है, मिन टर्म होता है, तो पीरोम के अंदर सारी मिन टर्म्स जनरेट होती हैं भले ही जरूरत हो या नहीं। और यहां हमने क्या जनरेट किया, सिर्फ वही प्रोडक्ट टर्म जनरेट की जिसकी जरूरत थी। तो रोम और पीएलए पीएल में ये भी मेजर डिफरेंस है, रोम ऑलवेज जनरेट्स ऑल द पॉसिबल मिन टर्म्स, whereas in PLA and PL we only generate the product terms that are required, not all the min terms। तो यानी इसको बनाने के लिए कैनोनिकल एसओपी होना जरूरी नहीं है, सारी मिन टर्म्स आनी जरूरी नहीं है। हमें जैसे ए बी बार में सी गायब है चलेगा, लेकिन अगर ये पी रोम से बना रहे होते तो पहले इसके अंदर हम सारी मिन टर्म्स पता करते कौन कौन सी आ रही हैं, और फिर क्रॉसेस को प्लेस किया जाता। दोनों में ये फर्क है, यहाँ ए बी बार डायरेक्टली बन सकता है, और वहां ए बी बार के लिए एक बनता है ए बी बार सी, ए बी बार सी बार, तो दोनों मिन टर्म्स लेनी पड़ती ए बी बार के करस्पॉन्डिंग। ये बात क्लियर हुई। तो कैनोनिकल एसओपी की जरूरत किसमें पड़ती है, रोम में, और नॉर्मल एसओपी चल जाता है हमारा पीएलए और पीएल। ये क्लियर है। तो कोई भी लॉजिक फंक्शन ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हो अगर पूछा जाए, या ऐसे प्रोसेस दिखा करके भी मैं कोई लॉजिक एक्सप्रेशन निकाल सकता हूं। तो इस चैप्टर के अंदर इतना ही होता है
कि कोई भी सर्किट कैसे डिजाइन करोगे, तो यहाँ हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर मेरे पास लॉजिक एक्सप्रेशन है तो मैं यहाँ कोई भी सर्किट बना सकता हूँ। तो इस पे अगर देखो अच्छा क्वेश्चन बनाना है, अभी तक तुम हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर की मदद से बनाते आए हो। अब मैं आगे यही क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ कि भाई हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर या फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर बनाओ, लेकिन पीरोम की मदद से। तो ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर अगर कन्वेंशनल की बात करें। टॉपिक बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर इससे ज्यादा किसी चीज की नॉलेज की हमें जरूरत नहीं है, बट रोम की कैटेगरीज याद रखना। बाकी जब मेमोरीज की बात करेंगे तो फिर से रोम और रैम के बारे में डिस्कशन होगा। तो रैम अभी तक हमने टच नहीं किया है, तो रैम हम तब टच करेंगे जब हम मेमोरीज की बात करेंगे, तब फिर से रोम को रिवाइज करेंगे। तो ये ध्यान रखो अलग अलग तरह की जो रोम होती है और किसके अंदर क्या स्पेशलिटी। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। इसके बाद जाकर के जो भी सर्किट हमने बनाए हैं तो कुछ सर्किट इस पे इंप्लीमेंट करके ट्राई कर सकते हो ताकि इस पे कमांड आ पाए। थैंक यू।